हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास को एक बहुत ही आसान ट्रिक से देखेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो पूरी इतिहास में आपको कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन काल। फ्रेंड्स, 3 लाख ईसा पूर्व से 1192 ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी त्राइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। तब से मध्यकालीन काल की शुरुआत होती है। 1192 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन काल कहा जाता है। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई अंग्रेजों के सेनापति रावत क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो जाते हैं और भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो जाता है। तब से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को आधुनिक काल में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, प्राचीन काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल। फ्रेंड्स, इस काल की न तो लिखित विवरण है और न ही कोई अवशेष प्राप्त हुआ है। यह मात्र अनुमान के आधार पर इस काल की कल्पना की गई है। पाषाण काल इसी काल में आता है। फ्रेंड्स, पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूर्व या मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव के जीवन का आधार शिकार था। सेकंड है पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव को कुछ ज्ञान हुआ और आग से परिचित हुए। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। तीसरा है नव पाषाण काल। फ्रेंड्स, इस काल में मानव कृषि से परिचित हुए, पहिए का आविष्कार हुआ, कुत्ता को पालतू जानवर बनाने और अस्थायी निवास की प्रकृति की शुरुआत हुई। यानी यह काल मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब फ्रेंड्स, सेकंड है आद्यैतिहासिक काल। फ्रेंड्स, इस काल की कोई लिखित विवरण नहीं है। विभिन्न स्थानों पर जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर इस काल की कल्पना की गई है। इस काल की कुछ लिखित विवरण है भी तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता इसी काल में आता है। हड़प्पा सभ्यता की रेडियो कार्बन विधि द्वारा सौरमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे इसके बारे में अच्छा से, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल की लिखित साक्ष्य भी है और अवशेष भी है। वैदिक सभ्यता इसी काल में आता है। फ्रेंड्स, चलिए इस सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलनें हुई, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, टुंड द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गया। बौद्ध धर्म से मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ इन्हें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। जब वे गृह त्याग किए उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। तथा जब उन्होंने
अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, उसे धर्म चक्र का प्रवर्तन कहा गया है। और जब उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद है जैन धर्म। फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि इनके जन्म के समय धन की बहुत वृद्धि हुई, इसीलिए इनका नाम वर्धमान पड़ा। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंदग्राम वैशाली में हुआ था और इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी जिले में हुआ था। इसके बाद महाजनपद काल, इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसमें सबसे मुख्य मगध साम्राज्य था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह थी। चलिए फ्रेंड्स, अब ट्रिक से इसके आगे की पूरी इतिहास को समझते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिक है हसना मौर्य का सक्सकी गुप्त पे है। फ्रेंड्स, इस ट्रिक के माध्यम से हर्यक वंश से लेकर उसे भूति या वर्धन वंश के सभी वंशों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें ह से हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। फ्रेंड्स, इस वंश से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट है, राजगृह का निर्माण बिंबसार ने किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। सेकंड है, बिंबसार राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजा था। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद स्त्रीक में 100 से शिशुनाग वंश होता है। फ्रेंड्स, नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मारकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ। इसके बाद ना से नंद वंश। फ्रेंड्स, नंद वंश के संस्थापक महापौ घानानंद थे और नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद था। इसके बाद मौर्य से मौर्य वंश याद रखें। घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। घानानंद को हराने में चाणक्य, जिनकी दूसरा नाम कौतल्य या विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो बाद में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। फ्रेंड्स, हसना मौर्य का सक्सकी गुप्त पे है। इस ट्रिक को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार के बाद अशोक उत्तराधिकारी हुआ। फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्थ था। फ्रेंड्स, इस ट्रिक में का साइलेंट थे। इस ट्रिक में 100 से शुंग वंश होगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह ब्राह्मण जाति के थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। फ्रेंड्स, सभी वंशों के अंतिम शासक जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है जैसे शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इसे ध्यान में रख। इसके बाद इस ट्रिक में क से कौरव वंश। फ्रेंड्स, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव थे तथा इसके अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बाद इस ट्रिक में 100 से सातवाहन वंश। इसके संस्थापक सामुक थे। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक सातकर्णी हुए, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूग यज्ञ किया। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता और सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक वंश था। इस वंश में महिलाएं प्रधान थी। इसके बाद इस ट्रिक में क से
कुषाण वंश। फ्रेंड्स, कुषाण वंश के सभी इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस थे। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की, जिसे भारत सरकार द्वारा 1957 में अपनाया गया। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति कुंदलवन, जो कश्मीर में है, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क के समय ही भारत के आइंस्टीन नागार्जुन थे, जिनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है था, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इसके बाद गुप्त से गुप्त साम्राज्य याद रखें। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। फ्रेंड्स, गुप्त वंश के सभी शासकों के नाम याद रखने के लिए आप हमारा त्रिक ध्यान में रखें। त्रिक है श्री घटोत्कच चंद्र से रामचंद्र का शक भानु पर है। फ्रेंड्स, यह बहुत आसान त्रिक है। इसमें श्री से श्रीगुप्त ये 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहे। घटोत्कच से घटोत्कच याद रखे, ये 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक रहे। चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम याद रखे, ये गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। से समुद्रगुप्त, ये 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहे। इन्हें भारत का नेपोलियन, अश्वमेध कर्ता, कविराज कहा जाता है। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। राम से रामगुप्त, चंद्र से चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्हीं के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री हाइयान भारत आया था। का से कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, ये 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। शक से स्कंद गुप्त, ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किए। स्कंद गुप्त गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। फ्रेंड्स, मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये सभी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे याद जरूर रखिएगा। भानु से भानुगुप्त। फ्रेंड्स, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त या विष्णुगुप्त था। फ्रेंड्स, एक और फैक्ट्स याद रखिएगा कि हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासन काल से शुरू हुआ। अब इस त्रिक में से पुष्य भूति वंश, इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक पुष्य भूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के सबसे प्रतिभाशाली शासक था, जो इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इनके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। इन्हीं के काल में हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने हर्ष चरित तथा कादम्बरी की रचना की है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। इस तरह फ्रेंड्स, आप इस त्रिक हसना मौर्य का सक्सकी गुप्त पे है से हर एक वंश से पुष्य भूति वंश तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्मेट में लिखकर आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस तरह स्क्रीन पर इन ट्रिक्स को बता रहा हूँ, आप उसी तरह आप कॉपी में लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आप पढ़ेंगे तो पूरे इतिहास आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के राजवंशों को याद रखने के लिए आप ट्रिक चाचा यहाँ कद गंग का है याद रखें। फ्रेंड्स, यह बहुत इजी ट्रिक है, इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक में प से पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था और इनकी राजधानी कांचीपुरम था। इस वंश के प्रमुख शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। इस ट्रिक में र से राष्ट्रकूट वंश, इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी मानेखे थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ हर्ष
इंद्र तृतीय तथा अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। स्त्रीक में 4 से चालुक्य वंश। इसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी मानेखेत थी। इसके प्रमुख शासक विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर तथा इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिलहर एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। क्रमांक देव चरित्र बिलहन की रचना है। स्त्रीक में 4 से चोल वंश याद रखें। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, जिसकी राजधानी तंजौर था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी की मंदिर बनाई। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। इस वंश के प्रसिद्ध शासक परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय तथा कुलोत्तुंग हुआ। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। चोल वंश के पास अपनी नौसेना थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। स्त्रीक में य से यादव वंश। फ्रेंड्स, यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम था तथा इसकी राजधानी देवगिरी में थी। स्त्रीक में ह से होयसाल वंश याद रखिएगा। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे तथा इनकी राजधानी द्वार समुद्र था। इस वंश के अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया। 14 से कदम्ब वंश याद रखें। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। इनकी राजधानी वनवासी था। फ्रेंड्स, स्त्रीक में गंग से गंग वंश याद रखें। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था तथा इनकी राजधानी कुलाल या कोलर थी, जो बाद में तलकाद हो गई। दत्तक सूत्र पत्रिका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। इसके बाद स्त्रीक में का से काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक बीता प्रथम था। इनकी राजधानी उमकोंद थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ। फ्रेंड्स, स्त्रीक से आप दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्त्रीक में आप सबसे पहले वंश को लिख लीजिएगा, उसके बाद उसकी ईस्वी को लिख लीजिएगा, उसके बाद सभी शासकों को लिख लीजिएगा। जितने भी शासक हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जब भी आप रिवाइज कीजिएगा तो उन्हें रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत आसानी से इसे समझ लीजिएगा और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बहुत आसानी से याद रखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब अरब आक्रमणकारियों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। इसके बाद मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से धन दौलत सोना चांदी लूट कर ले गया। मोहम्मद गजनबी की सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनबी था। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात में है, हुआ था। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। फिर तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से की और इसमें वह विजयी रहा। इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी ने जयचंद्र को हराया और सभी विजित प्रदेशों का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी को कर दी गई। 1192 ईस्वी से जब मोहम्मद गौरी तराइन की द्वितीय युद्ध जीत जाता है
वहीं से मध्यकालीन काल की शुरुआत होती है। चलिए फ्रेंड्स, पूरा मध्यकालीन काल को त्रिक से देख लेते हैं। त्रिक है गुल खिला तुगलक से लोदी में। इसमें गु से गुलाम वंश। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन तथा अंतिम शासक शमसुद्दीन कामूर्स था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखें कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। यह एग्जाम में पूछा गया फैक्ट्स है, इन्हें याद रखिएगा। बलबन ने नौरोज उत्सव प्रारंभ करवाया तथा वह अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था तथा ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था तथा इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश में नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा शासक था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया। फ्रेंड्स, यह भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस त्रिक में खिला से खिलजी वंश। फ्रेंड्स, गुलाम वंश की अवधि 1206 से 1290 तक थी, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस त्रिक में खिला से खिलजी वंश। फ्रेंड्स, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इनकी राजधानी किलोखरी थी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर, जो इलाहाबाद में है, वहां पर कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीढ़ी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, इस वंश के अंतिम शासक खुसरो खां था। फ्रेंड्स, इस त्रिक में तुगलक से तुगलक वंश याद रखें। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल सुल्तान एवं रक्त पिपासु जैसे नाम दिया गया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसलिए कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का नेटवर्क लगा दिया। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। फ्रेंड्स, इस त्रिक में से सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर सैयद वंश कब से कब तक रहा, इसकी ईस्वी भी लिखे हैं, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था तथा इसके प्रमुख शासक मुबारक शाह तथा अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके बाद त्रिक में लोदी से लोदी वंश याद रखें। लोदी वंश का संस्थापक बहलुल लोदी था तथा इसके प्रमुख शासक सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ी को
कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक हुआ, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। इस ट्रिक में से मुगल वंश होगा। फ्रेंड्स मुगल वंश के बारे में डीप में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी इसमें केवल इसके शासकों को ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक है बहु आज सिया। इसमें ब से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, सी से शाहजहां और आ से औरंगजेब होता है। फ्रेंड्स इस ट्रिक में सभी शासक क्रम से हैं, यानी बाबर के बाद हुमायूं उसका उत्तराधिकारी हुआ, हुमायूं के बाद अकबर उसका उत्तराधिकारी हुआ है, इसी तरह क्रम में है। फ्रेंड्स मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर हुए, जिन्होंने 1857 के क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किए। इसमें अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून, जो म्यांमार में है, भेज दिए। फ्रेंड्स इसके बाद है आधुनिक काल, 1757 से लेकर 1947 तक। फ्रेंड्स आधुनिक काल में आपको भारत के गवर्नर जनरल एम वायसराय, कांग्रेस, गांधी जी, 1857 की क्रांति तथा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं समाचार पत्र को पढ़ना है। सभी को नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक से देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में हम क्या पढ़े इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोग 3 प्रमुख ट्रिक को देखे हैं। फर्स्ट है हंसना मौर्य का सकसकी गुप्त पे है। इससे हम हर्यक वंश से लेकर पुष्यभूति वंश तक के सभी वंशों को याद करेंगे। सेकेंड ट्रिक था पर चाचा यहाँ कद गंग का है। इस ट्रिक से हम दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को याद करेंगे। तथा लास्ट ट्रिक है गुल खिला तुगलक से लोदी में। इस ट्रिक के माध्यम से हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को याद करेंगे। इस तरह फ्रेंड्स आपको एक वीडियो में इन ट्रिक्स के माध्यम से कंप्लीट हिस्ट्री को समझाने की प्रयास किया है। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह ट्रिक्स कैसा लगा। अगर इस ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स इस चैनल पर मैथ, इंग्लिश, जीके सभी सब्जेक्ट्स को इजी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।